दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ। अब मेरे सामने थोड़ी समस्या है कि कैसे शुरू करूं कि वरिष्ठ कवि कहूं या वरिष्ठ कहानीकार कहूं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं एक ममता जी की एक कविता से शुरू करना चाहता हूं बातचीत। और वो कविता से इसलिए कि सारे लोग जानते हैं कि कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं, उपन्यास बहुत अच्छा लिखती हैं, संस्मरण बहुत अच्छे लिखती हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा ये बता दूं कि इन्होंने कविताएं भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। इनकी कविता की कुछ लाइनें हैं मेरे पास और वो मैं जरा पढ़ना चाहता हूं और उसी से शुरुआत करूंगा। शादी के अगले रोज ही वो शामिल हो गई जमात में, खांटी और घरेलू बनकर फंस गई बिसात में। उसी घर और बिस्तर पर पुरुष ने भी बिताया समय, फिर भी किसी ने उसे नहीं कहा खांटी घरेलू मर्द। अब आप इन कविता की लाइनों को देखिए और समझिए कि ये कितनी जबरदस्त कविता है और ये जो है वो क्या क्या बयान कर रही है। अभी इस पर हम बातचीत करेंगे ममता जी से, और लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं इनका जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ममता जी का जन्म जो है वो वृंदावन में हुआ था और 2 नवंबर इनका जन्मदिन है। उनकी शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहरों में हुई। उनके पिताजी जो हैं वो स्वर्गीय विद्याभूषण अग्रवाल जी पहले अध्यापन में और बाद में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। ममता जी के बारे में एक और खास बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये भारत भूषण अग्रवाल जी के परिवार से हैं और उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जीन्स में साहित्य है। इनके जो कहानियां जो हैं वो 2 खंडों में ममता काली की कहानियां नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। पहले खंड में इनके शुरुआती 5 कहानी संग्रह की कहानियां हैं, तो एक साथ प्रथम खंड में है और दूसरे में बाकी कहानियों को शामिल किया गया है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो है छुटकारा, एक अदत औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की। और इनका उपन्यास जो है वो बेघर 1971 में प्रकाशित हुआ, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में, दौड़ 2000 में, अंधेरे का ताला 2009 में और उपन्यास दुखम सुखम 2009 में। इनका कविता संग्रह जो है वो खांटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक और प्रेम कहानी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ममता जी ने नाटक भी लिखा है, यहां रहना मना है आप न बदलेंगे, और संस्मरण कितने शहरों में कितनी बार। और अभी इनका एक नया संस्मरण आया है रविंद्र जी के ऊपर, रविंद्र काले जी के ऊपर, रवि कथा। इन्होंने अनुवाद भी किया है मानवता के बंधन, ये सॉमरसेट मॉम का जो उपन्यास है, और संपादन किया है 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन खंड 1 का। और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान उपन्यास दुखम सुखम के लिए, अभिनव भारती सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लम्ही सम्मान, जनवाणी सम्मान, सीता पुरस्कार। और अभी इलाहाबाद की एक संस्था भारती मालवीय और ओम प्रकाश मालवीय के से इनको पुरस्कार मिला है। ये लेटेस्ट खबर है, बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास है जानकारी इसकी।
तो ये तो ममता जी का परिचय है। ममता जी, इसके अलावा अगर कुछ अपडेट्स हो तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं वो भी जरा लोगों के साथ साझा करूं। नहीं, मेरे ख्याल है लोग काफी बोर हो चुके होंगे, बस कीजिए आप, मुझे बहुत संकोच हो रहा है। इसके अलावा तो मैं बता दूं कि आप ज्ञानपीठ में भी आप निदेशक के पद पर भी रही हैं। जी और तो ये भी हमारे मित्रों को ये पता होना चाहिए। तो अब हम ममता जी से बात करेंगे। ममता जी, जैसे मैंने कविता की बात की आपसे, कविताओं के बारे में आपकी जी जब भी चर्चा होती है तो कहानियों की चर्चा होती है और उपन्यासों की चर्चा होती है, लेकिन जी आपकी कविताओं की चर्चा बहुत कम होती है। और जैसे अभी शमसुर रहमान फारूकी साहब का देहांत हुआ, उनका मानना यह था कि कविता जो है वो श्रेष्ठ होती है। और लेकिन एक वरिष्ठ संपादक राजेंद्र यादव जी थे, जो हम लोगों को बहुत मानते थे, उनका कहना है कि कविता जो है वो दोयम दर्जे की चीज होती है, वो कहानी जो होती है वो मुख्य होती है। और आपको तो याद होगा कि राजेंद्र यादव जी ने एक बार नहीं नहीं, मैं ये कतई नहीं मानती कि एक कविता दोयम दर्जे की चीज होती है। कविता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब वो अपने समय को परिभाषित करती है। जिस तरह की आज कविता लिखी जा रही है, मैं तो केवल कविता इससे इसलिए हटी थी क्योंकि मैंने कविता लिखनी शुरू की थी अकविता के समय, और अकविता धीरे धीरे इतनी हिंसक हो गई थी कि मुझे लगता था जैसे सड़क पर आज लड़की के विरुद्ध हिंसा होती है, इस तरह से कविता में स्त्री के साथ ट्रीटमेंट हो रहा था उस समय। और मुझे ये लगा जैसे कि कविता का जो परिदृश्य है वो किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए पीड़ादायक है। और कविता के ऐसे माहौल में, जबकि कविता में स्त्री को केवल मादा बनाया जा रहा था, उस समय मुझे ये लगा कि मेरे लिए ये क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं इतनी हिंसा न गद्य न पद्य न जीवन किसी भी चीज में नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि कविता में शायद पूरी बात कहना संभव नहीं होता। कविता अगर बहुत लंबी हो जाती है तो पाठक का धैर्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कहानी की ओर गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि उन बातों को आप कहानी में भी कह सकते हैं और बेहतर ढंग से कह सकते हैं। आज कविता की तकनीक और कविता का तथ्य इतना विकसित कर गया है और इतना आगे चला गया है कि मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी आ गई है। जी जी, सुन रहा हूँ, हाँ। तो मुझे ये लगता है कि हमेशा किसी का क्या हो गया? किसी का कॉल आ रहा है, ये मेरे फोन में हमेशा होता है, मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे उसको हटाऊं। नहीं, चलने, अब चलिए आप कोई बात बात करते नहीं, रहिए, ठीक आप हो बात गया, करते ठीक हो गया, ठीक हो आप गया। बात करते रहिए, हाँ तो हाँ। तो उस समय जो लोग प्रमुख हस्ताक्षर थे कविता के, मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा महाबली की तरह से बिहेव कर रहे हैं। और ये माहौल मैं नहीं सोचती कि एक युवा लड़की के लिए बहुत अनुकूल था। तो मैं जानबूझकर कविता से उस समय हटी, और उसके बाद भी कविता लिखना मेरा जारी रहा। अभी भी मैं लिखती हूँ, मेरी डायरी में अनेक कविताएं हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि उनको छपाने के प्रति मेरा उत्साह जो है ठंडा पड़ गया। मुझे गद्य ने पूरी तरह से समेट लिया और मैं गद्य की होल टाइमर बन गई। और देखिए, सारी विधाओं को संभालना एक किस्म की नट विद्या होती है, और हम नट थोड़ी हैं भाई। हमें क्या जरूरत है हर चीज में टांग घसवाने की? हमसे बेहतर लिखने वाले हैं इस समय। ये इसी साल के शुरुआत में मैंने किताब खरीदी थी कृष्ण कल्पित की, हिंदनामा। नामा उसमें 100 आप देखिए, उसमें गद्य और पद्य दोनों थे। अब वो महादेश की गाथा थी, और उसमें आपको सारे सुख मिल जाते हैं। एक तरह के, जैसे एक जमाने में पढ़ाया जाता था चंपू काव्य, कि चंपू है ये किताब,
तो हम लोग बड़ा हंसा करते थे, हम कहते थे चिंपू और चंपू ये दोनों क्या शब्द होते हैं, लेकिन ये किताब उसी श्रेणी में जाती है। और इसको जब उठाकर पढ़ते हैं तो उनके ज्ञान का विस्तार पता चलता है, और साथ ही साथ उनके सिनिसिज्म का भी पता चलता है। और इस तरह न जाने कितनी और कविताएं, आज भी कविताओं से मैं बहुत आंदोलित होती हूँ। और जब भी मैं किसी की कविता पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरी बात तो और बेहतर तरीके से अन्य लोगों ने कह दी, लेकिन नहीं, गद्य बढ़िया है। में, जी। हाँ, गद्य में हम सब अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, इसलिए गद्य में ये गुंजाइश है कि आप प्रयोग करते रहें, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बात आपने बताई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपके अंदर तो जैसे साहित्य के संस्कार, तो जैसे मैंने बताया कि वो जेनेटिक ही है आपके अंदर, और आप साहित्यिक परिवार में भी आपकी शादी हुई। तो लेकिन क्या ये जरा हमारे दर्शक और हमारे मित्र ये जानना चाहेंगे कि साहित्य के प्रति जो आपने जो लेखन कार्य शुरू किया, वो आपने कब से शुरू किया? मतलब शादी से पहले, और पढ़ाई के देखिए, दौरान? ये तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा इस बात के लिए, क्योंकि संक्षेप में थोड़ा सा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बंबई में थी और 8वीं क्लास में मैं पढ़ती थी जब, तब मैंने बच्चों की 3 कहानियां लिखी थी और तीनों धर्मियों में छपी थी, और उन तीनों कहानियों का मुझे 45 रुपया पारिश्रमिक मिला था। और मैं बड़ी खुश हुई थी कि मैंने पैसे कमाए, और मैं 13-14 साल की थी उस समय। और आप देखिए, उन पैसों से मैंने एक एक्फा कैमरा खरीदा था, ये मैं आज तक नहीं भूल पाती। और उस जमाने में कैमरा तो लेना आसान था, कैमरे की रील खरीदना बहुत कठिन था, वो बहुत महंगी आती थी उस समय। जी आज जी तो जी। फोन से चटाचट आप फोटो खींच लेते हैं। एक जमाने में अगर आपने खींच ली फोटो, अब उसको धुलवाने के लिए ले जाते थे, उसके और पैसे लगते थे। और मुझे याद है वर्षों वो कैमरा मेरे पास पड़ा रहा। उसके बाद मैंने कविताएं बहुत लिखी, एक रजिस्टर बनाया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ममता की कविताएं, और मैं कविताएं लिखा करती थी। लेकिन जाहिर है कि उनको छपाने की मुझे, मेरे अंदर कोई छपास नहीं थी जरा भी, लेकिन मैं पढ़ती बहुत थी। मैं साहित्य की शुरू से विद्यार्थी रही हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, और मैं अभी तक पढ़ती हूँ बहुत ज्यादा। तो उसके बाद यह है कि जब मैं इंदौर में पहुंची, बीए पार्ट 1 में जब मैंने दाखिला लिया इंदौर में, तब आप ये देखिए वहां लिखने का इतना माहौल था। और हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं था, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट से ताली बजने की आवाज आती रहती थी। वो हिंदी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कवि गोष्ठी चलती रहती थी, और अच्छा। वहां कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता था। और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हमें हर चीज का मौका मिला, डिबेट में बोलने का मौका मिला, डिस्कशंस में भाग लेने का मौका मिला, रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में जाने का मौका मिला, और हमें स्टेज में ड्रामा करने का मौका मिला। तो एक तरह से ये सारी गतिविधियां आपको साहित्य से जोड़ती थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम कोई फालतू किस्म के नाटक करते थे। हम लोग विनोद रस्तोगी और राम कुमार वर्मा, इन लोगों के नाटक खेला करते थे। तो साहित्य के प्रति एक रुचि पैदा करने की जो बात है, और फिर पिता क्योंकि आकाशवाणी में थे, तो हमें लाइव प्रोग्राम सुनने को बहुत मिलता था। हम कभी कुमार गंधर्व के का गायन सुन रहे थे, कभी हम समझिए एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का की संगीत सभा में शामिल होते थे। तो हमारे चारों ओर संस्कृति, कला और साहित्य का वातावरण था। और फिर इंदौर में और लोग लिख रहे थे, तो मेरे अंदर आया कि मैं भी लिखूं। तो मैं हर हफ्ते एक कविता लिखती थी उस समय। उसी समय जागरण का एक दिवाली विशेषांक निकलने वाला था, तो जागरण ने मुझे चिट्ठी भेजी कि आप हमारे लिए इस बार एक कहानी लिख दीजिए। तब मैंने अपनी पहली कहानी तब लिखी, जब शायद मैं बीए फाइनल में थी, तब मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, वो जागरण में छपी थी, और उसका मानदेय भी मुझे मिला था। उसके बाद दिल्ली आ गई मैं एमए करने के लिए। और दिल्ली में मुझे याद है कि एक बार एक प्रतियोगिता अनाउंस हुई थी,
हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन की ओर से साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए कि कहानी प्रतियोगिता होने जा रही है और आप अपनी कहानी भेजिए। तब मैंने उसके लिए कहानी लिखी और मेरी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई थी, ऊंचे ऊंचे कंगूरे। जी जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे इतने दिनों बाद कहानी लिखी और वो कहानी चुन ली गई। और बाके बिहारी भटनागर उस समय संपादक थे, उन्होंने कहा कि अपनी फोटो और परिचय देकर जाइए, आपने कुछ भी नहीं रखा है कहानी के साथ। तो मैं अपने पापा के साथ साप्ताहिक हिंदुस्तान के कार्यालय में गई थी और अपनी फोटो और परिचय मैंने दिया था जाकर। और उसके बाद थोड़ा बहुत लिखती थी, कभी शरद देवड़ा की चिट्ठी आ जाती थी ज्ञानोदय से कि ममता जी एक कहानी लिख के भेजो और इस बार कविता नहीं चलेगी। कभी सुप्रभात नाम की एक मैगजीन थी, वहां से आ जाती थी चिट्ठी। तो मुझे लगता है संपादकों ने ही लेखक बना दिया, क्योंकि उनकी फरमाइश आती थी और मैं उस फरमाइश को पूरी करने के लिए लिखने बैठ जाती थी। इस तरह से कहानी लिखना शुरू हुआ। और उसके बाद मैं कविताएं लिखती रही, बहुत कविताएं लिखी मैंने। मेरे अंग्रेजी में भी 2 कविता संग्रह हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी का एक माहौल था जो शायद राजेंद्र यादव से मिलने के बाद, मन्नू भंडारी से मिलने के बाद मेरे अंदर और सक्रिय हुआ। और मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कहानी लिखने में कहीं ज्यादा संतोष मिलता है, उसे लिखने से आप ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं एक रचनाकार के रूप में। उसके बाद तो रविंद्र कालिया आ गए मेरे पास, मेरे जीवन में। और उनका तो पूरा जीवन ही कहानी था। वो एक कहानी की तरह ही जीते थे और कहानी की तरह ही लिखते थे। और उनके साथ ये हो गया फिर कि टक्कर में मैं भी कहानियां लिखने लगी, क्योंकि तब तक मैंने इतनी कहानियां पढ़ रखी थी कि मुझे कहानी लिखने में जरा भी अड़चन नहीं हुई कभी भी। जी इस तरह मैं धीरे धीरे कहानी लिखने लगी और मैंने ये पाया कि कहानी का संसार और कहानी की मांग कविता से कहीं ज्यादा है। कविता हाँ वाले आज भी संघर्ष करते हैं और आज भी मुझसे लोग पूछते रहते हैं, हमने कविताएं लिखी है ममता जी, हमारा संग्रह कहाँ छपे। बड़े बड़े लेखक भी इस पशोपेश में पड़े रहते हैं कि उनकी कविता कहाँ छपे, जबकि कहानीकार के साथ ये टोटा नहीं है। तो आप ये देखिए कि कहानी, इसका मतलब कहीं अच्छी तरह से अपने समय को समझती है, मुझे ये लगा। और कविता लिखने वाले कई बार प्रतीकों में उलझ जाते हैं, कई बार प्रयोगों में उलझ जाते हैं, जबकि कहानी और उपन्यास अपनी बात को सीधा कहने का एक साहस रखते हैं, मादा रखते हैं वो इसका, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहानी में भी तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं लोगों ने, जैसे कि वहां नहीं नहीं, प्रतीकों प्रयोग का। किए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्रयोग किए हैं कहानी में। आप ये देखिए कि कृष्ण बलदेव वैद का तो सारा साहित्य प्रयोगात्मक है। वो किस जमाने में लिखा करते थे, निर्मल वर्मा ने अपनी तरह के प्रयोग किए। उन्होंने पहाड़ को हमारे बीच में ला दिया, हम शहर वालों के लिए उन्होंने पहाड़ ला दिया हमारे सामने, और पहाड़ की निर्जनता उन्होंने ला दी। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बहुत प्रयोग किया। अज्ञेय ने अपनी तरह से उपन्यास के अंदर इतनी काव्यात्मकता ला दी कि उनका नदी के द्वीप जब हम पढ़ते थे तो हमारा कवि मन भी संतुष्ट होता था और हमारा कहानी मन भी संतुष्ट होता था। उन्होंने अपने उपन्यास को एक कविता की तरह लिखा। नदी के द्वीप की मैं बात कर रही हूँ। जी जी जी। उन्होंने, हाँ, उन्होंने जो अपना उसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो तो उन्होंने नाटक की तरह लिखा। ऐसा लगता है जैसे गोदों का नाटक पढ़ रहे हैं हम, अपने अपने अजनबी, जी अपने अपने अजनबी। और आज तक प्रयोग बंद नहीं हुए हैं। आप ये देखिए, प्रयोगात्मक लेखकों का एक अलग वर्ग बन गया है जो लगातार प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छे प्रयोग करते हैं। तो वो मैं नहीं कहती कि प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रयोग से अलग भी हम अपनी बात कह सकते हैं। जैसे देखिए, आप कंपेयर कीजिए 2 चीज। अलका सरावगी का उपन्यास आया है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। जी। इसके पहले
उनका काफी पहले उपन्यास आया था, कली कथा वाया बाईपास। दोनों उपन्यासों में नए तरीके का प्रयोग है। और इस उपन्यास में तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश की मुक्ति गाथा लिखी है। कलिकता वाया बाईपास में उन्होंने आजादी के बाद के स्वप्न भंग को लिखा था। दूसरी तरफ सन 2020 में हमारे पास दो किताबें आती हैं। एक पतला सा उपन्यास अनिरुद्ध मठ का नींद नहीं जाग नहीं, वो बिल्कुल जी प्रयोगात्मक है। और वो पढ़े तो आपको लगता है एक कवि का गद्य पढ़ रहे हैं आप। वो पूरा पढ़ते हुए लगता ही नहीं कि ये गद्य है या पद्य है। वो गद्य और पद्य के बीच में है। और उसमें उन्होंने समानांतर प्रेम को या एक अकेली स्त्री की पीड़ा को व्यक्त किया है बिना मॉरल जज बने। इसी तरह उनकी एक और किताब है अनिरुद्ध मठ की, वेदानुराग। वो उसका जिक्र इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि उन्होंने एक बहुत प्रयोगशील लेखक कृष्ण बलदेव वैद पर यह किताब लिखी है। और वेदानुराग में पग पग पर यह पता चलता है कि इतने वर्षों बाद कोई लेखक आएगा उमट नाम का, जो वेद कृष्ण बलदेव वैद पर इतनी रागात्मक किताब लिखेगा। वेदानुराग उसका नाम है, वाग्देवी प्रकाशन से वो आया है। और नींद नहीं जाग नहीं वाणी प्रकाशन से आया है। इसी तरह से आप देखिए हमारे पास वंदना राग का उपन्यास है बिसात पर जुगनू। जी बिल्कुल आप ये देखिए, उन्होंने एक तरह से एक उपन्यास में 3 कथाएं चलाई हैं। अब ये बिल्कुल जी नया प्रयोग है। एक तरफ वो फतेह अली खान के बारे में लिख रही है। फतेह अली खान अपना रोजनामचा लिख रहे हैं और तब वो चली जाती है 1840 में। और वो जी बता रही है कैसे हम चीन और भारत जो है उसको फिरंगी कहते थे कि तुम चीन का व्यापार करो, गेहूं उगाना बंद करो, अफीम उगाओ। जी फोर्स किया जाता था किसानों को कि वे अफीम उगाएं। अब वो चोरी चोरी अफीम की खेती करते थे। और दूसरी तरफ उन्होंने उसमें सुमेर सिंह का बहुत दिलचस्प वर्णन किया है। और जी फिर उन्होंने एक कलाकार की कहानी ली है उसमें। वो कलाकार की जहां जहां बात करती है उसको उन्होंने मुसव्विर खाना कहा है। जी वो जी उस पर बात करती है। और हमें पता चलता है कि पुराने समय में 19वीं सदी में राजघरानों में रंग कैसे बनाए जाते थे। अरे कमाल की बात उन्होंने लिखी है। लाख को पिघलाकर दुल्हन की साड़ी रंगी जाती थी। सीप को पीस कर सफेद रंग बनाया जाता था। सुरमे से काला रंग बनाया जाता था। तब ये सिंथेटिक रंग नहीं थे, जी तब जी और जी किस्म के रंग नहीं थे। और जी जो रंग उन्होंने जो रंगों का वर्णन किया उसमें, वो क्या प्रयोग है, कथा प्रयोग है वो अपने आप में। आप ये देखिए इधर लगातार प्रयोग हुए हैं और जहां प्रयोग हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। संतोष चौबे की एक किताब आई है सन 20 में, मगर शेक्सपियर को याद रखना। इसमें उन्होंने कहानियां ली हैं और वो कहानियां भी इतनी अद्भुत कहानियां हैं कि जिनमें ये पता चलता है कि उन्होंने किस किस को पढ़ रखा है। जी एक लेखक इतना पढ़ता है तो प्रभावित भी होता है। अब मैंने इन दिनों दूसरी बार ओरहन पामुक की एक किताब पढ़ी, जबकि मैं ये नहीं मानती कि अंग्रेजी पढ़ने से आपको हिंदी में लिखने की प्रेरणा होती है। वो तो ओरहन पामुक मेरे प्रिय लेखक है इसलिए मैंने पढ़ी। जी ओरहन जी पामुक की एक किताब है द नाइव एंड द सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट। अब उस दिन मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, मैंने ऐसे कह दिया ये वॉरेन पामुक ने कहा। अरे भाई वॉरेन पामुक ने नहीं कहा, वो तो मेरे दिमाग की उपज थी। पामुक को जी पढ़ते हुए मेरे मन में ये बात आई। उस समय जिस समय मैं लिख रही थी पोस्ट, मैं अमरूद खा रही थी और मुझे तब ये लगा कि अमरूद का सबसे मीठा हिस्सा सबसे अंदर होता है। और मैंने ये बात पामुक के खाते में डाल दी। आप ये देखिए ये पामुक ने नहीं कही है। मैंने आज पूरी किताब फिर से पढ़ डाली क्योंकि पंकज चतुर्वेदी ने मुझे कहा कि वो वाक्य बताइए जहां ये लिखा है। पंकज चतुर्वेदी अपनी तरह के स्कॉलर हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने पूरी पामुक फिर से पढ़ी।
मैंने कहा देखे कहाँ लिखा, तो पामुक ने लिखा ही नहीं है। पामुक ने लिखा, वो तो मैं कुछ खा रही थी और मेरे मन में ये बात उठी। देखिए हम सब प्रयोग करते हैं, अपनी अपनी तरह से करते हैं, जीवन में भी साहित्य में भी। कई बार उन प्रयोगों को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ना जाने कितनी बातें सूझती हैं हमें, और कई बार तो ये लगता है अरे इन बातों पे लिखेंगे कई लोग हमको पागल ना समझें। अब आईना साज देखिए, अनामिका का उपन्यास इसी वर्ष आया है वाणी हम्म। प्रकाशन से, है। जी। उन्होंने उसमें अमीर खुसरो के बारे में लिखा, और वो कवि है, बड़ी मस्ती में लिखती चलती है वो। और कितनी नई किताबें इधर आई हैं, और मैं तो देखिए सब कुछ पढ़ती हूँ। मेरे अंदर ये स्नोबरी बिल्कुल नहीं है कि मैं केवल हाई क्लास लेखकों को पढूं। मैं सभी को पढ़ती हूँ। जो किताब मेरे सामने आ जाती है जो नई है, और जो मुझे प्रेम से भेजता है, या मैं खरीदती हूँ जो किताबें, वो सब मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रज्ञा रोहिणी की एक किताब आई है, धर्मपुर लॉज। उन्होंने बताया है जैसे मिल बंद हो जाती है तो कर्मचारियों का क्या हाल होता है, उसके बारे में बहुत अच्छी उनकी प्रगतिशील दृष्टि की किताब है धर्मपुर लॉज। तो पढ़ने को अनंत है। सुरेंद्र मोहन पाठक जैसी पठनीयता, कहने को आप कहेंगे मैं जासूसी लेखक का नाम ले रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसकी आप पठनीयता को देखिए तो वो सारे उपन्यासों को मात करती है। ना बैरी कोई ना बेगाना, ये द्वितीय खंड है उनका, और पहला तो शायद कोई और है, कुछ उसका नाम है, कुछ बहुत अच्छा नाम है उसका, पहले वाले खंड का भी। और आखिरी खंड उनका राजकमल ने छापा है, निंदक नियरे राखी है। जी। अब क्या गजब की पठनीयता है उसमें। और वो व्यक्ति लिखता है, कहीं उनमें कड़वाहट नहीं है किसी के प्रति। वो अगर अपने रकीबों के बारे में भी लिख रहे हैं तो उसमें कड़वाहट नहीं हो, ये सीखने की बात है। मुझे ये लगता है कि जीवन में इतनी हिंसा व्याप्त है, कम से कम लेखकों को लिखने से नफरत नहीं फैलानी चाहिए। वो जमाने गए जब हम लिखते थे, हम पढ़ते थे और अवसाद में चले जाते थे। काफका और कामू को पढ़कर मैंने न जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने लड़कों को दाढ़ी बढ़ाए देखा है, कितने लड़कों को देखा है अवसादग्रस्त फटे हाल रहते हुए, ये सोच के कि अरे हमारा तो हाल वही है जो मेटामॉर्फोसिस के नायक का हाल है, हम तो कीड़े में तब्दील हो गए। मैं मानती हूँ ऐसा साहित्य बहुत ही रुग्ण साहित्य है। और कम से कम ऐसे समय जब कोरोना से चल रहा है, और कोरोना का भी एक नया बच्चा पैदा हो गया है जो और ज्यादा स्ट्रेन शक्तिशाली है। नया स्ट्रेन। एक संक्रमण। तो कम से कम हमें साहित्य में तो कम से कम हेल्थ की बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, आनंद की बात करनी चाहिए, आशा की बात करनी चाहिए। मुझे नहीं ऐसा देखिए, लगता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, प्रयोग होने चाहिए, जी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है हाँ कि जैसे प्रयोग कई बार ऐसे हो जाते हैं कि उसमें पठनीयता कम हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूं हाँ आपसे बिल्कुल ठीक। हाँ ये मैं मानती हूँ, ये जैसे मैं अगर मानती मैं हूँ देखूं एक कि दौर चला था। ये तो प्रयोगवादियों को, देखिए कहने को तो हम भी प्रयोगवादी कभी माने गए थे जब हमने लिखना शुरू किया था, लेकिन प्रयोग ऐसा ना हो जाए कि आशय का दुराशय बन जाए और आशा की निराशा बन जाए। नहीं, ऐसा लेकिन नहीं मुंशी होना जी, चाहिए। जैसे जैसे एक दौर चला था जादुई यथार्थवाद का, तो जादुई यथार्थवाद के बड़े जी बड़े जी। दिग्गज पैदा हुए। ओ लेकिन यस। हाँ उनकी कहानियों को हालांकि काफका की कहानियों को भी समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और जो जादुई यथार्थवाद के जो लेखक आए हैं उनको तो उनकी कहानियां तो समझ में नहीं आती हैं कि मतलब हम लोगों को ही कई बार पढ़ना पड़ता है, तो आम पाठक उसे कैसे हाँ पढ़े। लेकिन नहीं, देखिए आश्चर्य की बात यह है कि मार्क्वेज का 100 Years of Solitude पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जी। वो बहुत धीमी गति से चलता है। जैसे जैसे वो आदमी जागता है और दिखता है वैसे वैसे वो चलता है। लेकिन मार्क्वेज की कहानियां कितनी आसान और कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहां उन्होंने प्रयोगात्मकता को थोड़ा बचा के दबा के रखा हुआ है। अब वो जब कहानी कहते हैं या जो उनके लघु उपन्यास हैं वो कितने पठनीय हैं।
जैसे उनका लव इन द टाइम ऑफ नो कॉलरा, वन ये तो नो बहुत ही वन शानदार। राइट्स टू द कर्नल, नो वन राइट्स टू द कर्नल, लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा, ये सब उनके बड़े पठनीय उपन्यास हैं। हाँ और वो क्या आएगा जब दोपहर, जी जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, ये सब भी उनके पढ़ने लायक है। नहीं, हर चीज पढ़ने लायक नहीं होती है। हाँ, तो कोई चलिए आदमी ठीक। बार बार फोन करे जा रहा है यार। नहीं कोई बात नहीं, हाँ, वो आपके प्रशंसक ही होंगे। हाँ, तो अब ये है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रयोग होना चाहिए, और लेकिन उसका कहानीपन जो है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि आदमी तो नहीं कहानी आप ही देखिए, अभी एक बात याद आई मुझे। आप देखिए, इसी इसी वर्ष मनोज पांडे की किताब आई है, बदलता हुआ देश, जी कहानी संग्रह। जी उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने उसे प्राचीन काल की कथा कहा है, लेकिन वो सब नए समय की बात है जो वो हमें बता रहे हैं। जी जी जो भी बात वो बता रहे हैं वो बिल्कुल इस समकाल की बात है। और ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कलेवर लिया है लोक कथा का, और वो बात कर रहे हैं समकालीन। जी इसी जी तरह आप देखिए, चंदन पांडे का उपन्यास आया है वैधानिक गल्प, जी और वो वैधानिक गल्प में उन्होंने ऊपर से देखने से लगता सतह से कि ठीक है, एक आदमी लापता हो गया है, उनकी परिचिता का पति है वो, उसने मदद मांगी है और वो ढूंढने जा रहे हैं उसे, नायक उसे ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन अंदर अगले स्तर पर हमें ये पता चलता है कि सारी पुलिस की जो गड़बड़ियां हैं, और जी शासन तंत्र की जो छद्म है, जो नहीं पता लगने देते, जो बात को डिस्टॉर्ट करते हैं। और जब जब कहीं पर आ, दो तरह के धर्म या दो तरह की जाति के लोग शादी करते हैं, तो उसको डिस्टॉर्ट करके हम लोग उसको बताते हैं कि ये तो शुरू से गड़बड़ थे, या उनको हाँ, किसी भी तरह कोशिश करते हैं कि मिल जाए तो जेल में ठूस दिया जाए। जी जी इस जी बात को वैधानिक गल्प में कितनी खूबसूरती से, कितनी सजीव तरीके से चंदन पांडे ने बताया है। इसी तरह एक और उपन्यास मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, बेदावा, तरुण भटनागर का। वो नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में है, उसका नायक नेत्रहीन है। जी और आप ये देखिए वो कितना समझता है, वो प्रेम को भी समझता है, वो अलगाव को भी समझता है, और वो किसी भी तरह से भी हीन ग्रंथि से ग्रस्त नहीं है। और सबसे खूबी की बात यह है उस उपन्यास में कि नेत्रहीन नायक को भी उन्होंने इतनी प्रज्ञा दी है, इतनी अंतर्दृष्टि दी है, कि हमको ये लगता है कि हम एक बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति की कहानी पढ़ रहे हैं। ये भी एक प्रयोग है अपने आप में। जी जी इसी जी तरह कविता कविता की कहानियां आई हैं, क से कविता, घ से घर। जी 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 उन्होंने मुझे दी थी पुस्तक मेले में अपनी किताब। इसी तरह से एक आलोचना की किताब उन्होंने लिखी है, उनके पति है राकेश बिहारी, भूमंडलोत्तर कहानी। जी उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, एक एक कहानी को लेकर विमर्श वो करते हैं, उस कहानी को पूरा खंगालते हैं। अच्छी किताब है ये भी। और विवेक मिश्र ने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं लगातार। उनका एक संग्रह मेरे पास है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, निशा चुनते चुनते, जी 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 ये विवेक लेटेस्ट, मिश्र की ये है। लेटेस्ट। हाँ, ये भी, हाँ, ये बहुत अच्छी किताब है उनकी। और आप देखिए कि कविता के क्षेत्र में एक और बहुत अच्छे लेखक हैं जो क्या करते हैं कि अपनी सारी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं फेसबुक पर लिखते हैं। कई फेसबुक राइटर्स ऐसे हैं जो पता नहीं फेसबुक से इतने संतुष्ट हो जाते हैं, वो किताब निकालने की जल्दी नहीं करते हैं। और फेसबुक एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि आपको 150-200 उसी समय प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं, और आपका लेखक संतुष्ट हो जाता है। और इस कोरोना काल ने हम सबको कितना बड़ा पाठक बना दिया है ना अरविंद जी? जी जी जी
हम सबको पाठक बना दिया। लेखक तो हम पहले से थे। अब ये नहीं कह सकती मैं कि हमने बहुत लिखा। ठीक है, साल में 2-3 कहानियां तो हम लिख ही लेते हैं, है ना। जी लेकिन इसने हम सबको पाठक बना दिया, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। हम हॉल में जाके सिनेमा देख नहीं सकते, शॉपिंग हम कर नहीं सकते, सारे पैसे बचे रहते हैं। भला हो अमेजोन का, वो किताबें पहुंचा देती है हम तक, और कुछ किताबें कुरियर वाले दे जाते हैं। इस तरह से जीवन चलता है। एक फतेह सिंह भाटी एक पेशे से डॉक्टर हैं, और वो फेसबुक पे इतने प्यारे किस्से लगाते हैं पुराने जमाने के। उसी में मैंने एक पढ़ा था किस्सा, जिसमें वो बताते हैं कि रेगिस्तान में ऊंट के ऊपर सिलाई मशीन आ रही है, और वो सिलाई मास्टर को जो जिक्र करते हैं और जो उसका बयान करते हैं, वो इतना अद्भुत बयान है। वो उसके पेटूपन का बयान करते हैं, वो उसकी सिलाई की के हुनर का बयान करते हैं। अभी उनकी एक किताब भी आई है, पसरती ठंड। ये उनकी लेटेस्ट किताब आई है, कहानियों का संग्रह। लेकिन इसमें वो वाले संस्मरण नहीं आए हैं, वो किस्से नहीं आए हैं जो वो फेसबुक पे लिखा करते हैं। जी जी जी। और इस तरह की और बहुत सी और किताबें इस तरह की हैं कि जिनको हम जब पढ़ते। गीताश्री की आप देखिए कितनी किताबें आई हैं। गीताश्री की ऊर्जा, आज गीताश्री का जन्मदिन है। हम सबकी अच्छा। ओर से मैं गीताश्री को शुभकामनाएं भेजती हूँ, बधाई भेजती हूँ। और उसका जो लेटेस्ट मैंने पढ़ा है वो है राजनटनी। राजनटनी, वो हाँ। मिथिला मिथिला अंचल की की एक पुरानी लोक कथा है, नटनी मीनाक्षी के बारे में। वो उन्होंने लिखा, पतला सा उपन्यास है, जो कि देख के डराता भी नहीं है, पढ़ने के लिए उकसाता है। क्योंकि पतली किताबें सबसे पहले पढ़ी जाती हैं, ये शायद लेखकों को नहीं पता। जब जी लेखक जी भारी भरकम किताबें लिखते हैं तब ये भूल जाते हैं कि सबसे आसान होता है पतली किताब को लेकर लेट जाना और पढ़ जाना। और उसे पढ़ते हुए जितना जितनी खुशी मिलती है, उतनी शायद मुटल्ली किताबों से नहीं मिलती, क्योंकि मुटल्ली किताबों के लिए बैठ के पढ़ना पड़ता है। और सागर पार से भी नहीं, बहुत अच्छी लेकिन अच्छी किताबें आई हैं। मैं मैं बहुत अभिभूत हूं, और बल्कि मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं कि आप निरंतर पढ़ रही हैं, अपने समकालीनों को भी पढ़ रही हैं, आप जो है वो पामुक को भी पढ़ रही हैं अपने, और विदेशी साहित्य को भी पढ़ती रहती हैं। ये इतना समय आप निकाल लेती हैं पढ़ने के लिए? ऐसा है, मेरे पास जीवन में अब करने को और कुछ नहीं बचा है, कोई काम नहीं है। और रसोई का काम अगर कोई संभाल ले तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ पूरे दिन। किसी दिन मेरी सेविका नहीं आती, उस दिन मुझे करना पड़ता है थोड़ा सा काम, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने आप को वो संभालने के सिवा और कुछ नहीं करना पड़ता है। थोड़ी बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, और कोई सामाजिकता बची कहाँ है। जो भी समाज है इस फोन से है। तो आपको बताएं अरविंद जी, मजेदार बात, कि हाँ इधर जी। मुझे मोबाइल जो है, मोबाइल मुझे ये 9 महीने से इतनी कंपनी दे रहा है। और देखा जाए तो मुझे 4 साल से कंपनी दे रहा है, जब से रवि गए हैं जी तब जी। से मोबाइल मेरा जीवन साथी बना हुआ है। अब मैंने इसका नाम जीवन साथी रख दिया है। अच्छा अच्छा। और मोबाइल पर केंद्रित मैं 2-3 कहानियां लिख चुकी हूँ, और अभी 6-7 कहानियां मेरे दिमाग में हैं। अब वाह। मैं मोबाइल पर केंद्रित कहानियां इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मोबाइल मेरे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सारी जी दोस्ती इसी से आती है निकल कर, है ना। और सारी काफी साहित्य भी इससे निकल कर आता है, सारी सूचनाएं इससे मिलती हैं। दूध भी इसी से आता है, दवा भी इसी से आती है, सारा किताबें सामान भी घर का इसी से आता है। किताबें भी आ जाती हैं। किताबें भी इसी से आती है। तो आप ये सोचिए कि मोबाइल केंद्रित मेरे पास इतनी कहानियां, इतनी मजेदार बातें हैं मोबाइल को लेकर मेरे पास कि मैं बता नहीं सकती। और मैं जब जब सोचती हूँ, मैं इतना प्यार से इसको संभालती हूँ। कई बार ये फिर भी दगा दे जाता है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानती तो जाम हो जाता है। अब मेरी समझ नहीं आता, फिर क्या करूं। फिर मेरा बेटा अगर आता है तो वो ठीक कर देता है, थोड़ी दूर पर रहता है वो। हाँ, और विदेश से जो किताबें आई हैं
उनमें आप देखिए अरुण सबरवाल, कादम्बरी मेहरा। कादम्बरी मेहरा ने तो चाय का पूरा इतिहास लिख दिया एक किताब में। एक और उनकी किताब आई थी शिवना प्रकाशन से, निष्प्राण गवाह। वो एक तरह से जासूसी उपन्यास उन्होंने कोशिश किया लिखने का, और वो अपनी तरह की पहली है जिन्होंने कोशिश की है। इसी तरह से सुधा ओम ढींगरा ने एक किताब लिखी है, खिड़कियों से झांकती आंखें कहानी संग्रह, और मैं सारी कहानियां एकदम विविध किस्म की हैं। ये सब भी पढ़ने में बहुत दिलचस्प किताबें हैं। और मेरा इस समय बिस्तर का मैं फोटो दिखा नहीं सकती, मेरे बिस्तर में जिस जगह रवि सोते थे उस जगह किताबें सोती हैं। सारे आधा बिस्तर किताबों से भरा रहता है मेरा। तो इस तरह से और मोबाइल आपका जीवन साथी हो गया और एक किताबें हाँ, आपकी संगिनी हो गई। किताबें सब मेरी सहचर है मेरी। हाँ, नहीं, तो मैं बढ़िया। लिखती कम हूँ और पढ़ती ज्यादा हूँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी मोस्टली जी कहानियां जो या उपन्यास जो हैं जी वो स्त्रियों की समस्याओं को लेकर के है और स्त्रियों पर केंद्रित है। लेकिन जी मेरा जो अनुभव है, हो सकता है मेरा अनुभव बहुत सीमित हो। आप स्त्री विमर्श में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? स्त्री विमर्श। पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती हैं, मतलब उसको उसको मतलब जैसे नहीं कि नहीं, देखिए जैसे कविता का विचलन हुआ था एक जमाने में, जी 1964-65 में, उसी तरह से स्त्री विमर्श का भी विचलन हम देख रहे हैं। देखिए स्त्री विमर्श जब तक स्त्री की स्थिति को, जब तक स्त्री की चिंताओं को व्यक्त कर रहा था और उनको कोशिश कर रहा था सुलझाने की, तब तक स्त्री विमर्श मेरे काम का था। लेकिन स्त्री विमर्श का अगर मतलब ये मान चले कि हम मारकाट मचा दें और हम पुरुष को केवल अपराधी के कटघरे में खड़ा रखें हमेशा, और पुरुष को इतना मारे कि वो जमीन पर लेट जाए, मतलब पुरुष की लिंचिंग कर दें हम, अगर ये स्त्री विमर्श का रूप है तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी आंदोलन को एक रीजनेबल किस्म की लिमिट में होना चाहिए, और स्त्री विमर्श वो है जहां स्त्री के अंदर जागरूकता पैदा हो और स्त्री के अंदर एक तार्किक दृष्टिकोण आए, वो अपनी बातों को एक तार्किक ढंग से और शिक्षित तरीके से कह सके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमेशा पुरुष का या तो मखौल बनाएं या उसका अपमान करें, या हम ये दिखाएं कि तुम तो दोषी हो, हर काम के दोषी तुम हो। मुझे लगता है कि मेरे अंदर इस तरह की हिंसा नहीं है। तो स्त्री विमर्श का जो आक्रामक रूप है, ध्वंसात्मक रूप है, जो शायद पाश्चात्य समाज के अध्ययन से आता है, और पाश्चात्य समाज में जब हम देखते हैं कोई आंदोलन है, हम उसके पीछे लग जाते हैं, हम कहते हैं हाँ 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 ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को भारतीय भी रखना चाहिए हमें। और जब हम समाज में रहते हैं, हम परिवार बनाते हैं, क्या हम परिवार विहीन समाज चाहते हैं? वो तो विकल्प नहीं है। तो स्त्री विमर्शवादियों से मेरी यही अपील है कि वो कम से कम तर्क प्रधान तो रहे, वो कम से कम अपने आप को लॉजिक के अंदर रखें और अपने को सकारात्मक रखें। तब तक मैं स्त्री विमर्शवादी हूं। लेकिन जहां वो अमर्ष बन जाता है और जहां छोटी छोटी बातों को उछाल कर और दूसरों को अपमानित करने के लिए वो काम आता है, चाहे वो छिनाल प्रकरण हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रकरण हो, मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत गलत तरीका है। ये एक किस्म की हिंसा है जो दूसरे की जान ले सकती है। मैंने अपने घर में ये देखा है, झेला है, और मैं इसके खिलाफ हूँ। इसी पर एक बात और मुझे आपसे जानना है। आपका एक उपन्यास है कल्चर वल्चर। जी
अब वैसे तो कल्चर और वल्चर तो ये तो एक बोलचाल की भाषा में होता है, जैसे चाय वाय होती है, स्कूल स्कूल होता है। लेकिन मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे वल्चर तो गिद्ध गिद्ध मेरे दिमाग में बार बार सा आ रहा था। तो क्या मतलब ये है कि जो कल्चर की अवधारणा है, मतलब जो परंपरागत अवधारणा है या पुरानी जो अवधारणा है, आप उसको उसकी आलोचनात्मक उसके लिए आलोचनात्मक दृष्टि रखती हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो हिंदी में लिख रही हूँ उपन्यास, हिंदी में ही मैंने शीर्षक रखा है, वही आपने जो कहा रोटी वोटी चाय वाय की तरह। तो कल्चर वल्चर, अब उसमें अगर किसी के दिमाग में इसका अंग्रेजी अर्थ भी आ जाए तो उसके लिए मैं जानती हूँ कि आपने उपन्यास को अच्छी तरह से पढ़ा है, नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए कई पूछा, बार मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा कि आजकल मॉरल पुलिसिंग बहुत चल रही है आजकल। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई इंटेंशन मॉरल नहीं पुलिसिंग की नहीं है, जरा नहीं नहीं, भी। मैं कह रहा हूँ लेकिन कि मैं लेकिन मैं ये मानती हूँ कि निजी संस्थानों में कई बार संस्कृति को बड़े विकृत रूप में ग्रहण किया जाता है, जी 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 और जी कई बार वहां एक किस्म की का माफिया डेवलप हो जाता है, जी 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 और वो मनमानापन जो वो करते हैं। जी। देखिए कई पुरस्कार हैं जो संदेह से परे हैं, वहां आप कभी उंगली नहीं उठाते कि यहाँ कोई गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन कई ऐसे हो गए हैं पुरस्कार, जब जब घोषित होते हैं तब तब विवाद होता है, प्रवाद होता है, तब तब संदेह होता है। तो संस्कृति को कम से कम हमें विकृति की ओर नहीं ले जाना चाहिए, ये मैं उस उपन्यास के माध्यम से बताना चाहती थी। जी जी। कि अगर हम ये माने कि हमारे पास साधन है और हम एक शुरू कर सकते हैं निजी संस्थान, तो उसकी पावनता तो बना के रखिए, उसकी प्रामाणिकता की ओर तो ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति के आमोद प्रमोद का उसको अड्डा बना दें। ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग इतने भाग्यवान हैं, उनके पास साधन है, लेकिन साधन के साथ साथ साध्य की पवित्रता, जो कि गांधी जी कहा करते थे, साधन के साथ साथ साध्य की पवित्रता भी देखो। ये बात वहां जाकर रुकती है कि आपने साध्य का क्या है आपका, और आपके साधन जो है वो सही है अथवा नहीं। ये मेरे दिमाग में उसको लिखने के पीछे आदर्श था। लेकिन जैसे आपने बताया कि स्त्री विमर्श में कई बार ये देखा जाता है, और कि ये जो विसंगतियां आ गई हैं कि वो पुरुषों की लिंचिंग तक उतर आती हैं, उसी तरह से कल्चर के नाम पर भी तो लिंचिंग होने लगी है हर जगह। हाँ, एक्चुअली उसी को मैं इंगित करना चाहती हूँ, जी जी उसी जी की ओर मैंने इंगित किया है, बिना बहुत कटु हुए, क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। और मैंने कोशिश यही की है कि उसको पढ़ने से एक किस्म की जागरूकता पैदा हो, जी। एक चेतना पैदा हो। और ये शायद मैं, क्योंकि शिक्षक रही जीवन भर, मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो शायद मेरा अध्यापक जो है बहुत प्रबल हो जाता कई बार। और मैं ये मानती हूँ आज भी कि साहित्य के माध्यम से हम जो शिक्षा दे सकते हैं वो कक्षा में नहीं मिलेगी आपको, वो किताबों में भी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपका एक उपन्यास दौड़ भी बहुत एक शानदार उपन्यास है। जी, आपने तो और बहुत पढ़ रखा नहीं, है। मैं भी मतलब समझ लीजिए आपका शिष्य ही हूँ एक तरह से, पढ़ पढ़ के ही तो सीखा है मैंने। और अ, एक सवाल और है जो मैं जी। आपसे जानना चाहता हूँ। आप ने खूब लिखा है, और अ, ये बताइए कि अगर
कोई आपसे पूछे, मतलब कि मैं क्या कोई भी अगर आपसे पूछे कि आपका लिखने के पीछे क्या मकसद है, मतलब आप क्यों लिखती हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए, मैंने करीब 35-40 किताबें लिख दी। जी। उसके बाद ये पूछना कि मैं क्यों लिखती हूँ, जरा मुश्किल सवाल है पार्टनर। ये सवाल पूछने में आपने बहुत देर कर दी। हाँ, मुलाकात आपसे। और आपको बताएं कि मैं, कोई भी लेखक क्यों लिखता है, उसे जब बहुत ज्यादा श्रोता नहीं मिलते ना कहीं और, तो वो कागज के ऊपर चला जाता है, अपनी बात कहने के लिए कागज पर चला जाता है। और शायद इसीलिए स्त्रियां इतना ज्यादा लिखती हैं। स्त्रियों को सुनने वाला समाज नहीं है। नहीं मिलता, जी। और हमें अपनी बात कहने से अभी रह गई, अभी और रह गई बात, या हम कहे कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। वाह। और जब भी लिख के चुकती हूं मैं, तो मुझे लगता है अरे इसमें ये तो रह ही गया, ये जी बात जी। तो रह ही गई। और अगली किताब की नींव डल जाती है उसी उसी समय। समय, जी जिस समय ये लगता है कि ये बात तो रह ही गई। अब जो मोबाइल को लेकर कहानियां हैं, अरे कहानियां लिख रही हूँ, अरे वो वाली बात तो रह गई। एक बंदर मोबाइल फोन लेकर पेड़ पे चढ़ गया था, वो तो अभी लिखा ही नहीं। एक और जगह फोन, अरे वहां भूल गई थी, उसके बारे में तो लिखा ही नहीं। यानी जी जी। कहानियां हमारे अंदर चलती रहती हैं, और वो बोलती हैं। जी जी जी। वो कहानियां हमसे बोलने लगती हैं, संवाद करती हैं। न जाने कितनी ऐसी मानव स्थितियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। और इस समय जब कोरोना ने बाकी माध्यम चुप कर दिए हैं, आप किसी सहेली के गले में हाथ डालकर बतिया नहीं सकते, आप किसी दोस्त को घर नहीं बुला सकते, किसी के यहाँ जा नहीं सकते हैं, तो कागज और कलम ही तो एक साथी रह गए हैं। और क्यों लिखती है वाली जो बात है, जी ये देखिए, ये तो मेरे दिमाग का कोई कंप्यूटर पर अगर चित्र बन जाए, जी जी जी, वो छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए। कंप्यूटर, अरे वो परेशान कर रहे हैं लोग। अगर कंप्यूटर पर कोई मेरे दिमाग का चित्र बने, तो इतना पेचीदा होगा, उसमें इतनी शिराएं दौड़ रही होंगी मेरे ब्रेन में कि ये कहना बड़ा मुश्किल है मैं क्यों लिखती हूँ। ये आंतरिक दबाव है मेरे ऊपर, बहुत आंतरिक दबाव मेरे ऊपर रहते हैं। और मुझे हर समय अंदर एक तड़फड़ मची रहती है, अरे वो बात रह गई, अरे वो बात रह गई। और मैं शायद आप लोगों को अपनी सब बातें बता देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ एक लंबे मौन में चली जाऊं, उसके पहले मैं अपनी वो सब बातें कह दूं, और मैं उस खुलेपन को का स्वागत करती हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है। मुझे लगता है कि हम सब के अंदर बातें हैं। इस समय आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में आप ऑफलाइन हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बातें चलती रहेंगी। नहीं, मुझे भी तो ऐसा ये भी लगेगा चीजें कि हैं। मुझे भी ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ चीजें छूट गई हैं और कुछ बात हाँ करनी थी। जी। तो ये देखिए, इसी तरह लिखने की भूमिका बनती है। आजकल एक उपन्यास मैंने प्लान किया हुआ है, जो मैं बीच बीच में लिखती रहती हूँ। जी जी तो उसके पीछे भी यही है कि मैं एक ऐसे आदमी के बारे में लिखना चाहती हूँ कि जो किताबें किताबें पढ़ते समय तो बहुत जागरूक रहता है, चैतन्य रहता है, और किताबों से हटते ही उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। मतलब वो अपने को मैनेज ही नहीं कर पाता है। और जी थोड़ा जी। थोड़ा मेरे साथ भी ये है, मेरे पिता के साथ भी ये था, और मेरे कई दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा है कि हम किताबों को पढ़ते हुए तो बहुत सचेत होते हैं, और बाकी चीजों में थोड़े कम चैतन्य होते हैं। जी जी जी। समझ नहीं आता कि कई बार समझ ही नहीं आता क्या कपड़े पहने। साड़ी निकाल ली तो ब्लाउज नहीं मिल रहा है, अगर सारा काम कर लिया तो कहाँ रखी है कोई चीज वो भूल जाते हैं कहाँ रखी है।
किचन में जाती हैं, मसाले नहीं मिलते हैं, अगर किसी दिन बनाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए, जो आदमी अपने को मैनेज नहीं कर पाता है और फिर भी वो अपनी गाड़ी किसी तरह चला रहा है, एक ऐसे इम्प्रैक्टिकल आदमी के बारे में मैं लिखना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आइंस्टीन अकेला नहीं था जो कहता था कि भी 2 छेद बनाओ, एक बड़ी बिल्ली के लिए, एक छोटी बिल्ली के लिए, या जो घड़ी उबालता था और अंडे को देखता था। हाँ ऐसे हम में से बहुत लोग हैं, हम में से जी बहुत लोग ऐसे हैं, इतने एब्सेंट माइंडेड हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ रखा है। मेरे तो होता ये है कि सर्दियां बीत जाती हैं, उसके बाद गर्म कपड़े नजर आते हैं कहाँ रखे थे, और जी गर्मियां बीत जाती है, उसके बाद गर्मियों के कपड़े मिलने लगते हैं कि अरे यहाँ इस सूटकेस में थे या इस अलमारी में थे, मैं ढूंढ ही नहीं पाती अपने कपड़े, ये हालत होती है मेरी। तो आप ऐसे इम्प्रैक्टिकल लोगों का क्या कीजिएगा, हमारा कोई इलाज नहीं है नहीं। और वो ऐसे ही रह जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जी आप भी कहानीकार, रविंद्र जी भी कहानीकार, जी। तो जो कोई कहानी अगर आप लिखती थी या रविंद्र जी कोई कहानी लिखते थे तो पहले तो जाहिर सी बात है आप लोग एक दूसरे को ही सुनाते होंगे। ना तो ना ना ना, कभी नहीं, अच्छा। कभी नहीं सुनाई। वो हम लोग का बिल्कुल प्रोसेस अलग अलग था, और रवि ने कभी नहीं सुनाया अपना कच्चा माल, और मैंने कभी नहीं दिखाया अपना कच्चा माल। ये था हमारा दोनों का। कभी किसी ने, हम लोगों ने नहीं, ये छपने के बाद ही पढ़ते थे। लेकिन मैंने तो बड़ा कितनी बड़ा बड़ा ताज्जुब सा है क्योंकि मुझे याद है कि राजेंद्र यादव जी ने एक बार मनु भंडारी के लिए कहा था कि वो तो घरेलू औरत है। हाँ, मुझे मुझे मेरे रवि ने कभी नहीं कहा घरेलू औरत। रवि कहते तो थोड़ी घरेलू हो जाओ तुम। जबकि मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने। जबकि मैंने मैंने पढ़ा तो मनु भंडारी के अंदर काफी मतलब उनका कैनवस बहुत अच्छा था, मतलब नहीं तो लिखने का। मेरा पूरा जो मेरा जो कविता संग्रह है खांटी घरेलू औरत, आप जी उसकी जड़ तक पहुंच गए। वो केवल मैंने मन्नू भंडारी को राजेंद्र यादव ने खांटी घरेलू औरत कहा था, इसकी प्रतिक्रिया में मैंने 4 दिन के अंदर वो पूरा संग्रह लिख दिया। इतनी मैं नाराज हो गई राजेंद्र यादव से कि हाँ, ये उन्होंने नाराज मन्नू जी को हाँ खांटी घरेलू औरत क्यों कहा। इसीलिए वो कविता है जो आपने अभी पढ़ी, जी कि जी खांटी घरेलू और मर्द तो वो भी हुए ना शादी के बाद, जी जी लेकिन वो अपने को बहुत पाक साफ मानते थे, वो अपने को इंटेलेक्चुअल मानते थे, और मन्नू भंडारी जी को उन्होंने कह दिया खांटी घरेलू औरत। और मैं ये मानती हूँ कि जिसने भी शादी की, घर बार बसाया, थोड़ा खांटी घरेलू तो हो ही गया वो। जी जी जी। लेकिन उन्होंने वो बात मन्नू जी के लिए नकारात्मकता में कही थी। हाँ हाँ, मतलब डिसग्रेस, मतलब क्या कहते हैं वो, डिग्रेड करने के लिए कहा होगा। अ, जी अच्छा एक सवाल और है, और ये जी। कि आपने जैसे कविताएं लिखी, जैसे ये तो वाकई मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने जो कविता जो है वो उसका जवाब फटाफट आपने लिख भी दिया। और ये तो वाकई एक टैलेंट की बात है। आपने हाँ। कविताएं लिखी, आपने कहानियां लिखी, और आप जैसे आप बता रहे हैं कि कहानियां लिखने के पीछे आपके मन में जो बातें होती हैं कि इनको जरूर सामने आना चाहिए। और समाज को देखने का जो, परिवार को देखने का जो स्त्री का एक दृष्टिकोण होता है वो पुरुष से भिन्न होता है। पुरुष जो होता है वो जनरली परिवार को बहुत बारीकी से नहीं देख पाता है। स्त्री बहुत जी। सारी चीजों को देखती है, बल्कि वो पुरुष को भी बहुत बारीकी से ही देखती है और उसको संभालती भी। और आपने संस्मरण भी लिखे। जी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप, और संस्मरण भी आपके कथात्मक होते हैं, मतलब संस्मरण पढ़ना भी एक किसी कहानी पढ़ने जैसा ही आनंद दायक है। तो ये बताइए कि आप अपने इन तीनों में से, जैसे आपने तो ये बता दिया कि कहानी लिखना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, संस्मरणों के पास की दुनिया भी आपकी बड़ी गजब की होगी, तो आप कुछ रवि जी के अलावा भी कुछ और संस्मरण लिखने की योजना बना रही हैं? देखिए, अब संस्मरण लिखना,
थोड़ा उस समय में उतरना पड़ता है। आप जिसके बारे में लिख रहे हैं या जिस समय के बारे में लिख रहे हैं, तो वहां जाकर उसमें प्रविष्ट होना पड़ता है, जबकि कहानी में ऐसा नहीं है। कहानी में आप खुद क्रिएट करते हैं एक दुनिया। संस्मरण में आप बहुत कथात्मक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर जीवित है आपके समय का जो कह देगा ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। तो संस्मरण लिखना थोड़ा जोखिम का काम है। आपको एक बात बताए से याद आई, जी जी। दूधनाथ सिंह हमेशा दिवंगतों पर संस्मरण लिखते थे। और बचने के जब भी लिए। कोई, हाँ, जब भी कभी कोई मर जाता था तो रवि कहते थे कि दूधनाथ कहते थे चलो मैं सोचता हूँ इस पे संस्मरण लिख दूं। तो रवि ने कहा कि तुम कभी जीवित पे लिखने का जोखिम तो उठा ही नहीं सकते। और रवि ने सारे संस्मरण जीवितों पर लिखे। और मैंने ये बात रवि से सीखी कि संस्मरण लिखने में जो साहस चाहिए वो जीवितों पे लिखिए, ताकि वो कह तो सके, जी वो कह तो सके कि ये बात सही है या नहीं है। जी। जी। देखिए, मैं जब नागपुर के बारे में लिख रही थी हाँ। अपना संस्मरण और तद्भव में छप रहा था, उस समय सरजू प्रसाद मिश्र का मेरे पास नागपुर से चिट्ठी आई, उनकी पोस्ट कार्ड आया। और उन्होंने कहा कि आपने जो कस्तूरचंद पार्क लिखा है वो गलत लिखा है। और नागपुर के पटवर्धन पार्क में लता मंगेशकर का लाइव शो हुआ था, संगीत सभा हुई थी उनकी। तब मैंने अपनी किताब में ठीक किया और मैंने पटवर्धन पार्क लिखा। तो जीवित समय पर, जीवित व्यक्ति पर लिखना ज्यादा सही होता है और शायद ज्यादा साहस का काम होता है। संस्मरण नहीं तो ओबिचुअरी बन जाएगा अगर आप वो करेंगे। इसीलिए रवि कथा किताब को भी संस्मरण ना समझा जाए, ओबिचुअरी ना समझा जाए, वो तो एक तरह की प्रेम कथा है। जी जी जी। तो आत्मकथा लिखना भी तो और कठिन काम है। हाँ, बहुत कठिन काम है आत्मकथा लिखने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे आपको बताएं कि थोड़ा थोड़ा आत्म तो हर जगह आ ही जाता है। कहानियों में। थोड़े थोड़ा थोड़ा आत्म लेखक का हर रचना में आता है। हम टुकड़ा टुकड़ा जीते हैं, टुकड़ा टुकड़ा अपने को खोलते हैं और खंड खंड खोलते हैं, लेकिन कोई पाखंड नहीं करते हैं, अखंड रहना चाहते हैं। जैसे कि एक आखिरी सवाल फिर आपसे हम विदा लेंगे, और बहुत अच्छी बातचीत हुई है हमारे आपके बीच में। जी, उपन्यास लिखना आपको ज्यादा सुगम लगता है? देखिए, लिखना तो आसान है उपन्यास, लेकिन कहानी का अनुशासन मुझे आकर्षित करता है। उपन्यास में तो यह है कि आप अपनी बात कहने में थोड़ी देर भी लगाएंगे तो भी चलो कोई बात नहीं, पाठक के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। न जाने कितने पुराने उपन्यास हैं जिनमें से बहुत आसानी से आप 100 या 75 पृष्ठ निकाल कर बाहर कर सकते हैं। जैसे शेक्सपियर के लिए कहा था कि कहा गया था कि इन्होंने कई हजार लाइनें ना लिखी होती तो कितना अच्छा होता। जी जी ये शेक्सपियर के लिए कहा गया था, तो जी। शेक्सपियर ने लिख लिख कर ढेर लगा दिए नाटक। इसी तरह न जाने कितने पुराने लेखक हैं जिन्होंने कभी भी 300, 400, 500 पृष्ठों से कम में उपन्यास लिखा ही नहीं। तो ये शायद एक अनुशासन होता है। और आज मुझे बहुत आकृष्ट करते हैं वो उपन्यास जो 100, 125, 150 पृष्ठों में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब उस लेखक ने अपने अनुशासन को तोड़ा नहीं। आप ये देखिए, चंदन पांडे और तरुण भटनागर, गीता श्री, ये सब
अपनी छोटी किताबों में बड़ी कहानियां कह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, और वो भी मेरे दिमाग में जी अभी आया है, और कि आजकल ये देखा जाता है कि रचनाकार लिखता कम है और चर्चा में ज्यादा रहना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक चर्चाओं में हो, चाहे वो अखबारों के कॉलम्स में हो, या विमोचन वगैरह में हो, या पुस्तक मेला वगैरह में हो। तो ये जो प्रवृत्ति जो है, ये साहित्य के लिए सही है, या साहित्य के लिए ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है? अरविंद जी, अब आपकी इसको क्या कहूं मैं, शार्पनेस को क्या कहूं, आप स्वयं लेखक होकर ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। अब इसके दो उत्तर बनते हैं, और जी जी दोनों मैं आपको बता रही हूँ। जी जी जैसे जी कमजोर लड़की की कहानी के दो अंत लिखे थे राजेंद्र यादव ने, कि जी कमजोर दिल वाले ये पढ़ें और पक्के दिल वाले ये पढ़ें। जी इसी जी। तरह मैं आपको दो उत्तर दूंगी। पहले कमजोर दिल पहला वाला बताएं। उत्तर तो पहला उत्तर तो आपको ये दूंगी कि जब टाटा अपना नया साबुन निकालते हैं, जी तो साबुन का जगह जगह विज्ञापन करते हैं, जी जी और एक एक प्रोग्राम में तीन तीन बार विज्ञापन देते हैं, ताकि उसका नाम साबुन का आपके जहन में बैठ जाए। टाटा और बाटा का जब आप नया प्रोडक्ट इतनी बार देखकर भी अघाते नहीं हैं, और ये नहीं कहते, पूछते हैं कि ये क्यों अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो आप लेखक से ये सवाल क्यों करते हैं? वो भी लेकिन बेचारा अपनी बात दिखाएगा, वो अपनी अपनी चीज दिखाएगा, या और उसके पास क्या माध्यम है, उसके पास ले देकर ये डिजिटल माध्यम है, क्योंकि प्रकाशक विज्ञापन पर खर्च नहीं करते। लेखक को आज तो अपना विज्ञापन करता भी होना पड़ रहा है। आप ये देखिए, फेसबुक पर जब वो अपनी पोस्ट लगाता है, तो वो एक तरह से अपने को विज्ञापित करता है। और दूसरी बात आपको बताएं कि ये बात नितांत गलत है कहना कि लेखक अपने चर्चा में रहना चाहता है, या लेखक अपनी चर्चा करता है। मैं नहीं सोचती ये कभी भी सभी सही है। लेखक को चर्चा में उसके पाठक लाते हैं। ये सवाल आपका जो है, ये पाठकों के प्रति होना चाहिए। पाठक है जो बार बार देवदास को दिल से लगाए हुए अमर कृति बनाए हुए हैं। ये पाठक हैं जो धनवीर भारती के गुनाहों का देवता को छोड़ते नहीं हैं। ये पाठक हैं जो किसी भी रचना को जीवन प्रदान करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लेखक अपनी रचना को घूम घूम कर उसकी प्रतियां बेचेगा। नागार्जुन की एक काम किया करते थे, लेकिन नागार्जुन ये काम एक पार्टी के की विचारधारा के अंतर्गत करते थे, कि वो अपनी कविता को पटना रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेचा करते थे। लेकिन वो ये काम एक विचारधारा के अंतर्गत किया करते थे। आज ऐसा कौन लेखक है बताइए, जो अपनी किताब खुद कहे कि हर माल 15 रुपए, हर माल 15 रुपए, चलिए आप लीजिए? कोई ऐसा नहीं करता है। नागार्जुन ने भी ये थोड़ी कहा होगा कि हर हर मेरी किताब 15 रुपए, मेरी किताब 15 रुपए, ऐसे तो नहीं कहा होगा शायद। नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कविता गा गा कर सुनाई, और हाँ लोगों हाँ। ने हाथों हाथ खरीदी। और नहीं, आप लेकिन ये कह आप रहे, नहीं नहीं, लेकिन आपने स्कूलों में जो मैंने देखा, हाँ हाँ, लेकिन आपने स्कूलों जो बात में। पहली पहली वाली बात कही थी, टाटा और बाटा की जो जिक्र किया था, ये तो क्या इससे ये मतलब, मैं पहले वाले को अगर से थोड़ा सा करूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के रचनाकार भी बाजारवाद से बुरी तरह से ग्रस्त हो गए हैं? वो चाहते हैं कि भाई हमने लिख तो दिया, लेकिन इसको बाजार में भी आना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है प्रतियोगिता बढ़ी है, स्पर्धा बढ़ी है। लोग तो किताबों से बिल्कुल विमुख हो गए थे। ये तो कोरोना काल और महामारी का संकट है जो लोग किताबों के पास जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर ये संकट चलता रहा, तो किताबों की बिक्री बढ़ेगी, डिजिटल किताबों की भी बढ़ेगी, किंडल की भी बढ़ेगी, और
किताब, कागज वाली किताब की भी बढ़ेगी। तो ये एक तरह से अभिशाप के बीच में वरदान है। चलिए ठीक है, चलने से पहले एक सवाल और। एक्चुअली आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मतलब आखिरी सवाल, लेकिन ये आखिरी ही सवाल होगा वैसे। नए रचनाकारों को जो साहित्य की दुनिया में उतरना चाहते हैं और आपको आदर्श मान के कुछ सीख करके मतलब अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसा तो खैर लेखक को उतना मिलता नहीं है लेकिन नाम तो मिल जाता है, आप उन्हें क्या सलाह देंगी? देखिए, लिखे तो वो तो ठीक है, लिखे, लेकिन मुझे लगता है लिखने के पहले एक थोड़ी तैयारी की भी जरूरत होती है। ज्यादा पीछे ना जाएं, लेकिन कम से कम 20वीं शताब्दी के दिग्गज रचनाकारों को पढ़ें। अगर आपका महकमा कविता है तो आप अच्छे कवियों को पढ़ें। ज्यादा पीछे नहीं ले जा रही मैं ये नहीं कह रही आप 18वीं 19वीं शताब्दी से शुरू करें। अरे 20वीं शताब्दी को तो पढ़िए, अभी तो 21वीं शताब्दी शुरू हुई है, तीसरा दशक उसका शुरू होने जा रहा है अब, है ना। और अपने समकालीनों को पढ़िए, तत्कालीनों को भी पढ़िए, ताकि ये भी पता चलता रहे कैसे नहीं लिखना है। अपना समय नष्ट मत करिए। जी। और समकालीनों को पढ़िए ताकि पता चले कैसे लिखना है, लेकिन इनमें टाइम वेस्ट ना कीजिए। जो इतना अच्छा लिख चुके अब उसको रिपीट मत कीजिए, क्योंकि नकल सबसे पहले पहचान में आती है। और कुछ आए ना आए पहचान में, ये पता चल जाता है कि अरे ये तो बिल्कुल निर्मल वर्मा की नकल है, अरे ये तो बिल्कुल समझिए कि आगे की नकल में जा रहे हैं। आप नकल मत कीजिए, लेकिन प्रेरणा लीजिए। आप उनकी शब्दावली से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उनका कंटेंट थोड़ी लेंगे आप। जी जी जी। ये थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन लिखे, प्रयोग करें, छपने की जल्दी ना करें, पहले लिखकर खुद को सुनाएं। आप पढ़ें, अगर आप अपने को पढ़ते हुए एंटरटेन्ड हैं, आप जी पढ़ते हुए आपका मन लग रहा है, तो रचना पहला इम्तिहान पास कर गई। क्योंकि मैं तो जब लिखती थी ना कहानी, तो मेरा बड़ा बेटा अनिरुद्ध कहता जी। था मम्मी पेज 3 से 4 तक, 3 से 5 तक बहुत बोरिंग है, कोई नहीं पढ़ेगा, फेंको इसको। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि वो पूरी रचना नहीं पढ़ता था, लिखते वो मुझे देख लेता था और वो कहता था मम्मी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय उसकी आदर्श जो थे वो शोभा डे और खुशवंत सिंह थे। जी जी तो जी। वो उनको पढ़ता था और वो सोचता था कि मेरी माँ के अंदर उतनी पठनीयता नहीं है। तो मुझे बहुत मजा आता था और मैं उससे कहती थी कि खुशवंत सिंह और शोभा डे मेरे आदर्श नहीं है, मैं अपनी तरह से लिखूंगी। लेकिन मेरी बात वो मानता नहीं था कभी भी, लेकिन मुझे एक वार्निंग तो मिल ही जाती थी कम से कम। तो मुझे ये लगता है कि आप जो लिखें उसको छपाने की जल्दी ना करें। और अब तो बड़ा अच्छा माध्यम है, अपनी वॉल पे डालिए जो डालना है, कच्चा पक्का जो लिखे, जैसा भी हो पता चल जाएगा इसमें नमक ज्यादा है कि कम है, चाहे इसमें वो मीठा कम है कि चाहे ज्यादा वो है। चाहे वो अमरूद खाते हुए डाल दीजिए, बाद में देखा जाए। हाँ, बस बस वही है कि अमरूद के मध्य तक पहुंचना पड़ता है। और ये जी बात जी। मेरी है, पामुक की नहीं है, मैंने गलत लिख दिया ये फेसबुक हाँ, में जो लिखा है वो ये हाँ, अब ये पढ़ने के बाद ये खुशी हुई कि पामुक ने तो ये लिखा है कि ये कोई भी नॉवल जो है वो एक जंगल के समान होता है, हर पेड़ महत्वपूर्ण है, लेकिन एक पेड़ से जंगल नहीं बनता। पामुक ने ये लिखा है। और मैंने न जाने कहां से, क्योंकि मैं अमरूद खा रही थी, तो मैंने फल के बारे में लिख दिया ये बात कि सबसे मीठी चीज इसका सेंटर होता है। सेंटर शब्द से उनका पूरा चैप्टर है, लेकिन उसमें ये बात कहीं नहीं आई। नहीं, लेकिन लेकिन ये बात गलत भी नहीं है क्योंकि ये रचना का एक केंद्र बिंदु तो होता ही है। होता है, उसी से बिल्कुल ठीक। और उसी से हर चीज। लेखक जानता है, हर लेखक जानता है ये केंद्र बिंदु कहाँ है। जी जी जी। वो उस केंद्र बिंदु को कभी भी डिफ्यूज नहीं करता, डिफ्यूज नहीं धुंधला नहीं करेगा। करता है। जी कम से जी। कम एक अच्छा लेखक ये पहचानता है कि इसको हमें
पूरे रंगों में लिखना है। मुझे आज भी याद है जब मैं बेघर लिख रही थी, तो बेघर के कुछ पृष्ठ मैंने एक गोष्ठी में सुनाए थे। एक कथा गोष्ठी मार्कंडेय जी के घर में हुई थी, तब मैंने सुनाए थे। सबको बहुत अच्छा लिखा था, लगा था, और सब कहने लगे वाह तुम इसको पूरा करो और ये बहुत अच्छा, इसी तरह लिखती जाओ। तब मैं नई नई थी, मेरा पहला उपन्यास था। थोड़े पन्ने मैंने लिख लिए थे बंबई में। उसके बाद मेरी नौकरी छूट गई तो मैं दिल्ली आ गई, वहां सॉरी इलाहाबाद आ गई। तब इलाहाबाद में लिखने लगी। मार्कंडेय जी की गोष्ठी में सुनाए तो एक बुढ़ऊ लेखक ने मुझसे कहा, लेकिन तुम्हें थोड़ा शालीन रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा प्रसंग था जिससे सुनकर उन्होंने कहा कि ममता लिखो, लेकिन तुम्हें थोड़ा शालीन रहना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, लिखने के समय हम घूंघट नहीं निकालते हैं। और आपने ये नहीं कहा कि आप वल्चर मत बनिए, अंग्रेजी वाला वल्चर मत बनिए। आपने ये नहीं कहा कि आप अंग्रेजी वाला वल्चर मत बनिए, कहानी सुनिए चुपचाप। हाँ, वो यही होता है। तो किसी ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा भाई कम से कम लिखने के समय हम घूंघट नहीं निकालते हैं, और घूंघट कभी भी नहीं निकाला। नहीं, आपसे बात करके ममता जी बहुत अच्छा लगा, और आप तो सुबह से मुझे डरा मुझे भी रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं तो और सुबह से आपसे मैं सुबह से डरा आपसे बैठा था कि पूछने जी, आपने ये दोपहर फोन में। मेरा बहुत तंग कर रहा है बार बार। नहीं कोई बात नहीं, 3 बजे के आसपास आपने अच्छा, कहा कि अगर अगर लिंक जुड़ा तो बात हो पाएगी, नहीं तो कैंसिल। नहीं हाँ, तो मतलब नहीं हो पाएगी। मैं तो डर गया, चलिए मैंने कहा कि। चलिए। और आपसे नहीं, मैं बात करके समझती बहुत। कुछ नहीं हूँ, इस माध्यम को समझती नहीं हूँ मैं, इसलिए। नहीं, चलिए, लेकिन बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा। बातचीत थी। और और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों बातचीत को भी चैनल काफी का बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद। मेरे दोस्तों को आपने भी जो काफी मुझे अच्छा मौका लगा, और दिया। बहुत सारी बातें अभी रह हाँ, गई हैं। फिर कभी बाद में हम लोग बैठेंगे दोबारा, तो फिर बैठ के बातें करेंगे। अवश्य। नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।